हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लें। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आईएएस आरएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति। कई मेरे स्टूडेंट्स आरएस में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। अब आपकी बारी है, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और हमारे साथ मेहनत करिए। प्लस कोर्स ज्वाइन करिए अनअकैडमी का और उस पर हमारे साथ बने रहिए और आप भी जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा का अवसर सम्मिलित है। अब आपको गाइड करते हैं कि आपको हमसे कनेक्ट होने के लिए कौन सा कोर्स ज्वाइन करना होगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा। बहुत आसान प्रोसेस है अनअकैडमी का। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। कैसे सब्सक्रिप्शन को आप लें, उसके लिए बहुत आसान स्टेप्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं कैसे लेना है। आपको रजिस्टर करना होगा अनअकैडमी पर और उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से और वहां पे आपको इंस्टॉल करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के क्या फायदे हैं? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको। ये क्लासेस लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं। लेक्चर के बीच में आपको कोई डाउट आता है, हमसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब बीच में ही मिलेगा। इसके लिए आपको एक चैट बॉक्स अलग से मिलता है। उसके अलावा आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे आंसर पोल्स होते हैं और उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज होती हैं बहुत सारी, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपकी प्री की एग्जाम की तैयारी होती है। और साथ में आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आंसर राइटिंग सेशन में भाग ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और उन सब की कॉपीज आपकी इवोल्यूट होती है। आपके आंसर इवोल्यूट होकर आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ये क्लासेज आपकी स्ट्रक्चर्ड क्लासेज होती हैं, अर्थात पूरा जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्लासेज होंगी तो पूरी की पूरी क्लासेज आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ क्लासेज मिली और कुछ क्लासेज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलता है आपको कई सारी चीजों का और सारे टीचर्स की क्लासेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमसे बने रहने के लिए आपको बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करना होगा। बंसल 10 कोड का इस्तेमाल कर आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में हमारी ऐप के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे जिससे हमें आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में सुविधा होगी, आपको गाइड करना आसान हो जाएगा। फीस के स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें और कौन सा कोर्स इनमें से ज्वाइन करना है। आरएएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आपको 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है। इससे कम महीने के कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इनका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन में 1 साल का समय लगता ही लगता है। इसलिए 12 महीने का कोर्स तो कम से कम ज्वाइन करें और समय कभी ज्यादा भी लग जाता है क्योंकि एग्जाम हो ही नहीं पाता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हो पाता है। इसलिए 24 महीने का कोर्स लेंगे तो सर्वोत्तम होगा। और उसमें अगर आप बंसल 10, ये मेरा ही कोड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, BANSAL10, बंसल मेरा सरनेम और 10 का मतलब 10% डिस्काउंट। तो बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके आपको ये फीस 7,000 वाली मात्र 6,300 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन कोर्स मिल जाएगा अनअकैडमी का। और साथ में आप हमसे भी बने रहेंगे। तो इस कोड को आप याद कर लें, लिख के रख लें और जब सब्सक्रिप्शन लेने का समय आए तो इसको आप अप्लाई करें और आपको बेनिफिट मिलेगा। 24 महीने के कोर्स के बारे में हमने आपको बताया कि 8,400 इसका अमाउंट होता है, लेकिन आप अगर इस कोड का बंसल 10 कोड का यूज करेंगे तो बंसल 10 कोड का यूज करके ये अमाउंट आपका सिर्फ 7,560 रुपये रह जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मुझे अंदाजा है कि आपको पूरा कोर्स समझ में आ गया होगा और ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कोर्स इनमें से ज्वाइन करना है और किस प्रकार ज्वाइन करना है और कोड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। वहां पे प्रोमो कोड अप्लाई करने के लिए आएगा, वहां पे आप बंसल 10 डाल देना, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, भारत बांग्लादेश संबंध। अगर मैं आपसे एक आसान भाषा में पूछूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध किस प्रकार के हैं, ये संबंध कटु हैं या मृदु हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंध कटु हैं या मृदु,
मोस्टली ये संबंध मृदु संबंध कहलाते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध मृदु होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश के जन्म में ही भारत की भूमिका है, बांग्लादेश का जन्म ही भारत के सहयोग से हुआ। तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के संबंध मृदु होना लाजमी है। क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध कटु भी हैं? कुछ कारणों से हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कटुता बनी रहती है। कौन से वो मुद्दे हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कटु हैं, और कौन से वो मुद्दे हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध मृदु हैं? पूरी क्लास के दौरान, पूरे सेशन के दौरान हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कब कब भारत और बांग्लादेश के संबंध कटु रहे हैं और कब कब भारत और बांग्लादेश के संबंध मृदु रहे हैं। आगे देखते जाइए वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किस लेवल तक मृदु हैं और किस लेवल तक कटु हैं। इससे पहले हम आगे चर्चा करें, एक बार भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों से जिस जिस राष्ट्र से सीमा बनाता है उनमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। एक बार आप मैप पे नजर दौड़ाएं, ये आपका बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है और इसके आसपास ये भारत के राज्य बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं: वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पर इस प्रकार 5 राज्य वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान होगा आपको कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, तो इस सीमा का निर्धारण भी उसी रेखा के द्वारा किया गया जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। इस सीमा को रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, रेड क्लिफ अवार्ड। एक अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ नाम के, जिन्होंने इस सीमा का निर्माण किया था, इसीलिए इस सीमा को उनके नाम पर जाना जाने लगा, रेड क्लिफ अवार्ड। ये पूरी की पूरी बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से जानी जाती है, और ये भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और ये हमने बताया कि 5 भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं: वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार इस सीमा का अंदाजा लग गया, अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के जन्म में भारत की क्या भूमिका रही, वो कौन सी परिस्थिति थी जिनमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना सका। दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आप अभी वर्तमान में जिस पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि यही पाकिस्तान है, 1947 में ऐसी स्थिति नहीं थी। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आप आज देख पाते हैं पाकिस्तान, वो एक्चुअल में पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार भारत के दोनों साइड पाकिस्तान विराजमान था, एक और पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के इस 2 हिस्से होने के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार इस पूर्वी पाकिस्तान के साथ, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार इस पूर्वी पाकिस्तान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, भेदभाव करती थी। कई मायनों में ये भेदभाव होता था, कुछ संस्कृति के तौर पर भी, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां पर कट्टरवादी धर्म को माना जाता है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में एक लिबरल धर्म को माना जाता है, जो धर्म से ज्यादा प्रधानता देता है अपनी संस्कृति को। हमारे पश्चिम बंगाल में जो संस्कृति है वही संस्कृति लगभग बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान की थी, और इसी कारण दोनों में एक गहन एक सांस्कृतिक जुड़ाव देखा जाता है, अर्थात पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों के अंदर एक अच्छा समन्वय देखा जाता है। इनमें कट्टरता की भावना नहीं है बल्कि एक भाईचारे की भावना है। इस प्रकार इन सभी भूमिकाओं के साथ इस बांग्लादेश के साथ अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा भेदभाव किया जाता था, इसी का विरोध किया जाता था। एक उनके लीडर थे पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान द्वारा। पूर्वी पाकिस्तान के इस लीडर के द्वारा इस पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विरोध किया जाता था, और ये मुजीबुर रहमान मांग करते थे कि एक अलग राष्ट्र हमें बना दिया जाए और उसका नाम रख दिया जाए बांग्लादेश। दोस्तों 1971 में
अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बांग्लादेश में पूरे क्षेत्र में अर्थात पूरे पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए, और चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुत सारी सीटें हासिल हुई। अगर मैं आंकड़ा दूं तो 167 सीटें हासिल हुई 169 में से। इतने बड़े बहुमत के बाद भी अवामी लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। इससे समझ में आ गया कि पश्चिमी जो पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करता है और करता रहेगा। इन्हीं परिस्थितियों में मांग उठने लगी इस पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने की और एक अलग राष्ट्र को जन्म देने की। जब ये मांग पूर्वी पाकिस्तान की ओर से उठने लगी, पश्चिमी पाकिस्तान ने दमन करना प्रारंभ कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में। अपनी सेना वहां भेजी गई और बहुत बड़े लेवल पर दमन चक्र चलाना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों की जाने जाने लगी। जब ये जाने जाने लगी तो भगदड़ में कई सारे लोग भारतीय सीमा में घुसने लगे। भारत में एक शरणार्थी संकट आने लग गया, शरणार्थी समस्या जन्म देने लग गई। लगभग 70 से 80 लाख लोग भारतीय सीमा में घुसने लगे। और ये वही समय था जब 1971 में हम सुनते हैं कि चकमा और हजोंग ये वो शरणार्थी थे जो भारतीय सीमा में इस समय घुसने लगे। देखिए बच्चों, भारत के पास वैसे ही संसाधन कम है, और पहले ही भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भूक्षेत्र बहुत कम है, संसाधन सीमित है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अगर शरणार्थी भारत में आ गए तो भारत के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। भारत के पास खुद को खाने को नहीं है, शरणार्थियों को इतना बड़े लेवल पर भारत नहीं खिला सकता है। जब ये सारे संकट सामने आ रहे थे तो भारत को पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान ने इनवाइट किया उनकी स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। भारत से रिक्वेस्ट की गई कि भारत पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराने में मदद करे। यही वो परिस्थिति थी जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार ही था, और उसी टाइम पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भी अटैक कर दिया। और इन्हीं परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई। शुरुआत पश्चिमी पाकिस्तान ने की और इसका अंत भारत ने किया। भारत ने 1971 के युद्ध में पराकाष्ठा दिखाते हुए पश्चिमी पाकिस्तान को परास्त किया और एक नए देश का जन्म हुआ, और उस देश का नाम था बांग्लादेश। और नए देश में जो सरकार बनी उसका नाम था मुजीबुर रहमान की सरकार, और जिस पार्टी को विजय हासिल हुई वो थी अवामी लीग। अब आप समझ सकते हैं कि अगर अवामी लीग पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में होगी तो भारत के इस देश के साथ रिश्ते कितने अच्छे होंगे। आपको उम्मीद करता हूं आपको ये युद्ध समझ में आया होगा, बांग्लादेश के जन्म में भारत की क्या भूमिका थी ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये इस संबंधों की निर्भरता इस बात पर तय करेगी कि बांग्लादेश में अभी किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व है। अर्थात बांग्लादेश में जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है दो बड़े जो राजनीतिक दल हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी दो राजनीतिक दल बड़े दल हैं, एक अवामी लीग है और एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी है। एक एएल है अवामी लीग और एक है बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अवामी लीग वही पार्टी है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि इसी पार्टी को हमने 1971 ये वही पार्टी थी जिससे मुजीबुर रहमान संबंध रखते थे, और इन्हीं को हमने 1971 में विजय दिलाई थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो है जो अवामी लीग की गतिविधियों से विरोध रखती है, और उन्हें भारत द्वारा बांग्लादेश में की गई मदद एक तरह का हस्तक्षेप लगता है। अर्थात अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में होगी तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, 1995 के आसपास का वो समय था जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी बांग्लादेश में शासन करने लगी थी, और उसी समय भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध थोड़े खराब चल रहे थे। अवामी लीग राजनीतिक दल जब जब बांग्लादेश में सत्ता संभालता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मृदु लेवल पर चलते हैं, बहुत ही अच्छे संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच चलते हैं। बच्चों, एक बात से और आपको आइडिया लग जाएगा, बांग्लादेश नेशनल पार्टी अगर सत्ता में होगी तो क्या होगा। एक टेररिस्ट ग्रुप अर्थात बांग्लादेश नेशनल पार्टी से संबंधित एक छोटा राजनीतिक दल है जो बांग्लादेश बीएनपी का ही एक एफिलिएटेड ग्रुप है,
उस एफिलिएटेड ग्रुप को भारत ने एक आतंकवादी संगठन की संज्ञा दे रखी है। अब आप सोच सकते हैं एक ऐसी पार्टी अगर शासन में होगी तो भारत के संबंध उस समय कैसे होंगे। निश्चित रूप से बहुत खराब संबंध होंगे। जिस संगठन से जुड़ी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी को भारत आतंकवादी संगठन की संज्ञा दे रहा है, अगर वो सत्ता में आएगी तो भारत के संबंध उस देश के साथ अच्छे नहीं हो सकते। दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है और बांग्लादेश का भी सौभाग्य है कि अधिकांश समय अवामी लीग ही बांग्लादेश में सत्ता में रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकांश समय भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध मृदु रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों की ये रूपरेखा समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे संबंधों की चर्चा करते हैं। बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक संबंध। बच्चों हमने कहा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। दोनों के बीच भाईचारे जैसी स्थिति है। दोनों के धर्म में समानता है, भाषा में समानता है, खान पान में समानता है, संगीत में समान गतिविधियां हैं, खेल कूद में दोनों देश पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध रहे हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों की अगर हम चर्चा करें तो आपको एक बात बता दें कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत है। भारत ही वो देश है जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है बांग्लादेश का पूरे के पूरे दक्षिण भारत में। अगर ये सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है तो भारत और बांग्लादेश के बीच कितना व्यापार होता है? कुल व्यापार पूरे साल भर का अगर मैं अनुमान दूं आपको 2018-19 का, तो लगभग 10 अरब डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ। अगर मैं बताऊं कि भारत ने इसमें से कितना निर्यात किया बांग्लादेश को, तो लगभग 7.5 अरब डॉलर भारत ने बांग्लादेश को निर्यात किया, जबकि बांग्लादेश ने भारत को मात्र 2.5 अरब डॉलर इतना ही निर्यात किया। अर्थात भारत के निर्यात अधिक हैं और आयात कम है। इस प्रकार अगर बोलें तो भारत एक बांग्लादेश से व्यापार के दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति में है। इस व्यापार में बांग्लादेश को भारत से व्यापार घाटा उठाना पड़ता है और इसकी शिकायत बांग्लादेश हमेशा भारत से करता है। भारत कोशिश करता है कि इस व्यापार घाटे को कम से कम किया जाए। जिस प्रकार भारत निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसी प्रकार आयातों को भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच के आर्थिक संबंधों की एक रूपरेखा थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश सीमा संबंधी समस्याओं पर। दोस्तों आरएएस के एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संबंधी कौन सी समस्या है। आईएएस की परीक्षा में पहले एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है और अब आरएएस की बारी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को लेकर क्या समस्या है। दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं और इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 4,96 किलोमीटर है। और ये सीमा रेखा भारत के 5 राज्य मिलकर बना रहे हैं, जिनका जिक्र हम अभी लेक्चर के शुरुआत में ही कर चुके थे। इतनी बड़ी सीमा रेखा बनाने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या इस सीमा में है और वो सीमा है छिद्रदार सीमा की, अर्थात पोरस बॉर्डर की समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच में रहती है। बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को लेकर वैसे विवाद नहीं है जैसे भारत और चीन की सीमा को लेकर है या भारत और पाकिस्तान को लेकर जो सीमा को विवाद बने हुए हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, वैसे विवाद भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर नहीं है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर जो विवाद है वो इस पोरस बॉर्डर के कारण बने हुए हैं। ये पोरस बॉर्डर क्या होता है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बने हुए हैं? ये पोरस बॉर्डर क्या है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पोरस बॉर्डर एक ऐसी बॉर्डर होती है जहां पूरी पूरी की पूरी सीमा के बीच में कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से अवैध प्रवासन संभव हो सकता है, जहां से छुप कर कोई लोग कोई भी इंसान एक देश की सीमा से घुसकर दूसरी सीमा में जा सकता है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो ये सीमा है इसमें कहीं कहीं नीची कहीं कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं नदियां हैं। इस प्रकार की पूरी सीमा में भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं, ये पूरी की पूरी सीमा छिद्रदार सीमा बन गई है। और इस सीमा से कई सारे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि अवैध प्रवासन। सबसे पहला विवाद है अवैध प्रवासन का।
दोस्तों, एक देश से कोई नागरिक अगर दूसरे देश में यात्रा करना चाहता है तो उसे उस देश से वीजा लेना पड़ता है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स उस देश के उसके पास होने चाहिए। लेकिन अवैध प्रवासन उस सिचुएशन को बोलते हैं, उस परिस्थिति को बोलते हैं जब कोई उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना, उन वैध वस्तुओं के बिना, वैध कागजातों के बिना अगर कोई एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रस्थान करता है या घुसता है तो उसे कहा जाता है अवैध प्रवासन। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि 1971 के समय जब युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, लगभग 70 से 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से भारतीय सीमा में घुस गए थे, और यही कहलाता है अवैध प्रवासन। और इस अवैध प्रवासन का परिणाम ये होता है कि पूर्वी क्षेत्र में, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो बांग्लादेश की सीमा के करीब है, वहां इतने बड़े लेवल पर अवैध प्रवासन हुआ और असम में इस कारण असंतोष होना प्रारंभ हो गया। ये जो प्रवासी अप्रवासी लोग थे जो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे, ये असम में अपने अपने धंधे कामकाज खोलने लगे, जिससे वहां के जो लोकल लोग हैं उनको समस्याएं क्रिएट होने लगी, समस्या होने लगी क्योंकि उनकी आमदनी कम होने लगी, उनकी आजीविका पर प्रश्न उठने लगे, उनकी आजीविका संकट में आने लगी, और इस कारण क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए इन शरणार्थियों के अपनी लोकल पॉपुलेशन से। यहाँ के जो असम में जो पहले से लोग विद्यमान थे और उनके साथ में इनके क्लैशेस होने लग गए। इस प्रकार कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देता है ये अवैध प्रवासन। बच्चों, भारत की जनसंख्या भी अधिक है और भारत के पास संसाधन भी कम है, और ऐसे में शरणार्थी इतने बड़े लेवल पर भारत में आ जाएंगे तो भारत के लिए एक वैसे ही बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। इस कारण अवैध प्रवासन जो इस पोरस बॉर्डर के कारण हो रहा है वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारत को काफी समस्याएं होती हैं। अभी हाल में एक और शरणार्थी समस्या भारत में आई थी, रोहिंग्या समुदाय की समस्या, वो भी इसी प्रकार के अवैध प्रवासन से संबंधित है। बच्चों, दूसरी एक समस्या जो इससे आती है मादक दवाओं की तस्करी से संबंधित। मादक दवाओं की तस्करी इस पोरस बॉर्डर के थ्रू बहुत आसानी से हो पाती है। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मादक दवाओं का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है, जहां नशे की लत अधिक बनी हुई है, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे सर, एक तो पश्चिमी भारत का क्षेत्र पंजाब वाला एरिया है और दूसरा एक उत्तर पूर्वी राज्यों का और पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र है। बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पश्चिमी सीमा के पार, भारत के पश्चिमी तरफ, पश्चिमी क्षेत्र में एक गोल्डन क्रिसेंट है और पूर्वी क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल की अवस्थिति है। इस प्रकार आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भारत है बीच में और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गोल्डन क्रिसेंट है, और ये गोल्डन क्रिसेंट है तीन राष्ट्रों से मिलकर बना, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों राष्ट्र एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं, और ये अर्धचंद्राकार आकृति बनाने ये तीनों देश तस्करी करने के लिए जाने जाते हैं, अफीम की तस्करी के लिए। अफीम की तस्करी, अफीम की खेती, इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि भारत के बहुत नजदीक हैं, और यहां से ये अफीम चलकर भारतीय पश्चिमी सीमा में घुस जाता है और सबसे पहले पंजाब यहां पर प्रांत पड़ता है जो इस नशे की चपेट में आ जाता है। इसी प्रकार आप पूर्वी सीमा के पास देखें, ये एक गोल्डन ट्रायंगल, ये भी अफीम की खेती और अफीम की तस्करी के लिए पूरे विश्व भर में प्रचलित क्षेत्र है, वो भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित है, और इसको बनाने वाले राष्ट्र हैं वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। और यहां से ड्रग्स चलते हुए, इनकी तस्करी होते हुए बड़ी आसानी से इस पोरस बॉर्डर के माध्यम से भारतीय सीमा में घुस जाती है और इसके आसपास बसने वाले राज्यों को चपेट में ले लेती है। और ये वही राज्य हैं, एक तो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य और एक पश्चिम बंगाल, जो इन मादक दवाओं की तस्करी के कारण समस्या में आता है। तो इस प्रकार इस पोरस बॉर्डर के कारण पहली समस्या हमने देखी अवैध प्रवासन की, और दूसरी समस्या है इन मादक दवाओं की तस्करी की। बच्चों, तीसरी समस्या है सामानों की सीमा से तस्करी। बच्चों, एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग $1 बिलियन सालाना तस्करी होती है बांग्लादेश की इस पोरस बॉर्डर के थ्रू भारत में, अर्थात लगभग $1 अरब का सामान हर साल इस सीमा से चलता हुआ अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाता है। और ऐसा माना जाता है इसमें चीन की भी काफी भूमिका रहती है डंपिंग करवाने में, क्योंकि ये एक पोरस बॉर्डर है और इसका दुरुपयोग
दुरुपयोग काफी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें निगरानी रखना आसान नहीं है, क्योंकि कई बीहड़ भी इस क्षेत्र में बनते हैं। जैसे चंबल में बीहड़ है, उसी प्रकार के कुछ बीहड़ इस सीमा पर बनते हैं और उनके अंदर से आसानी से ये प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार लगभग $1 अरब का सालाना भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है इस पूरी पोरस बॉर्डर के कारण। और एक चौथा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है आतंकवाद का। आपको पता है दोस्तों, भारत आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित राष्ट्र माना जाता है। और अगर यहां पर आतंकवादियों को एक पोरस बॉर्डर ऐसी मिल जाए जिसके माध्यम से भारत में प्रवेश करना आसान हो जाए, तो आतंकवादी इस रास्ते का जरूर उपयोग करेंगे। और भारत बांग्लादेश की ये पोरस बॉर्डर सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी चिंता यही लेकर आती है कि आतंकवादियों को एक रास्ता यहां से मिल सकता है। बच्चों, कुछ समय पहले की न्यूज थी कि बांग्लादेश के ढाका शहर में कुछ आतंकवादी विस्फोट हुए थे, और उस आतंकवादी विस्फोट में जो भूमिका थी वो एक संगठन की थी, और उस संगठन का नाम है ISIS। आईएस ये वो आतंकवादी संगठन है जिसने ढाका में कुछ समय पहले बड़े बम धमाके किए थे। और इससे ये समझ में आ गया कि आईएसआईएस की पहुंच ढाका तक हो चुकी है, अर्थात आईएसआईएस अपनी पैठ ढाका में जमा चुका है, बांग्लादेश में जमा चुका है। और चिंता इस बात की है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में पोरस बॉर्डर विद्यमान है। अगर ये आतंकवादी ढाका तक पहुंच गए तो संभव है, हर संभव ये पूरा संभव है कि ये आतंकवादी इस पोरस बॉर्डर के सहारे भारत में प्रवेश कर सकते हैं, और ये भारत की सुरक्षा के संबंधी चिंताओं को जाहिर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस पोरस बॉर्डर के कारण अवैध प्रवासन की समस्या, मादक दवाओं की तस्करी, सामानों की सीमा से तस्करी, आतंकवाद, और सबसे अंत में आता है पृथकवादी संगठनों को प्रोत्साहन। पृथकवादी संगठनों को प्रोत्साहन। ये पृथकवादी संगठन कौन से होते हैं बच्चों? उत्तरी पूर्वी भारत में कई सारे संगठन इस प्रकार से सक्रिय हैं जो भारत को अनेक राष्ट्रों में विभाजित कर देने की आकांक्षा रखते हैं। एक ऐसी आकांक्षा जिससे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और भारत अनेक राष्ट्रों में बढ़ जाए। इन्हीं संगठनों को बोला जाता है पृथकतावादी संगठन। और ऐसा माना जाता है चीन समर्थित कुछ साम्यवादी संगठन इस क्रियाकलापों में सबसे ज्यादा लिप्त हैं, और ये पूरे उत्तरी पूर्वी भारत में व्याप्त हैं। और इन पृथकतावादी संगठनों को इस पोरस बॉर्डर के माध्यम से सपोर्ट मिल जाता है, और इस कारण से ये संगठन अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर पाते हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस पोरस बॉर्डर के कारण, भारत और बांग्लादेश की जो पोरस बॉर्डर है, इसके कारण भारत को बहुत सारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये थी बच्चों भारत और बांग्लादेश की सीमा संबंधी जो पोरस बॉर्डर से संबंधित समस्या है वो। दूसरी एक समस्या है एनक्लेव की समस्या। एक तो था पोरस बॉर्डर से उत्पन्न होने वाले विवाद, और उनमें हमने ये 5 विवादों की चर्चा की। और दूसरी एक विशेष बात है एनक्लेव की समस्या। भारत और बांग्लादेश के बीच ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है, एनक्लेव की समस्या। सबसे पहले इस समस्या को समझने से पहले हम समझते हैं एनक्लेव क्या होता है। एनक्लेव क्या होता है उसे आपको मैं एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं। ये एक एनक्लेव का एक पिक्चर आपको दिख रही है एनक्लेव की। यहां पर 2 कलर का इस्तेमाल हुआ है, एक थोड़ा बी वाला एक दूसरा देश है, एक बी देश है और एक ए देश है। ए देश को मैं बोल रहा हूं भारत, भारत क्योंकि इस तरफ है, और ये वाली हिस्सा है बांग्लादेश का, जिसे हमने कहा बी, विदेशी देश। बच्चों, अगर ऐसा हो जाए इस बांग्लादेश वाले क्षेत्र में एक भारत का हिस्सा निवास करने लगे, ये आपको सी दिख रहा है बीच में, इसका कलर देखें, ये भारत के कलर अर्थात ए से मिलता है। अर्थात ये जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है, लेकिन स्थित कहां पर है? बांग्लादेश में। इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा हो जाए कि एक देश का हिस्सा दूसरे देश में स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? एनक्लेव। अर्थात ये सी क्या हुआ? एनक्लेव हुआ। किसका? भारत का। ये होता है बच्चों एनक्लेव। एक व्यवस्था ऐसी भी बन सकती है कि इस एनक्लेव में ये जो हिस्सा है ये पूरा भारत का हिस्सा है, और यहां पर एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जो इस क्षेत्र का हो, अर्थात बांग्लादेश का हिस्सा। पहले पूरा बांग्लादेश देश, पूरा ये बांग्लादेश का क्षेत्र, और इस बांग्लादेश के क्षेत्र में बीच में फंसा था ये भारत का क्षेत्र, और इस भारत के क्षेत्र में हो सकता है कि ये बने एक बांग्लादेश का क्षेत्र।
इसको मैं डी के नाम से पुकार देता हूं, और ये हो सकता है कि डी एक यहां पर बन जाए। और ये क्या हुआ, एक एनक्लेव के अंदर एनक्लेव बन गया, और इसे कहते हैं प्रति एनक्लेव या काउंटर एनक्लेव। इस प्रकार की समस्या इस भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विकराल समस्या के रूप में जन्म दे देती है। भारत और बांग्लादेश के आसपास वाले क्षेत्र में, इस सीमा के दोनों पार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां एनक्लेव बने हुए हैं। और ये एनक्लेव की समस्या कितनी भयावह है आप समझ सकते हैं कि भारत का एक नागरिक बांग्लादेश की सीमा के अंदर विराजमान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बांग्लादेश में निवास कर रहा है या भारत में निवास कर रहा है। एक ऐसी समस्या जिससे बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि नागरिकता देना संभव नहीं हो पा रहा। आप सोच सकते हैं प्रशासन को कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि उसको, भारत को इसको लॉजिस्टिक पहुंचाने में, भारत को इस सी वाले क्षेत्र पर अपनी कोई सामान की आपूर्ति कराने में, अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं पहुंचवाने में कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। ये एनक्लेव की समस्या और भी विकराल हो जाएगी अगर प्रति एनक्लेव यहां पर बनने लगे। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बहुत सारे यहां पर एनक्लेव और प्रति एनक्लेव बने हुए हैं। अब ये एनक्लेव बने क्यों? ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा यहाँ पर शासन करते थे, और वो कुछ भी गेम्स खेलते थे, जैसे कि शतरंज खेला, और शतरंज में वो इन छोटे छोटे गांवों को, जो कि एनक्लेव है, इन छोटे छोटे गांवों को दाव पे लगा देते थे। और एक दूसरे के क्षेत्रों में ये जब दाव पे लगते थे तो दूसरा राजा उन क्षेत्रों को जीत जाता था और वहां पर अपनी बस्ती बन जाती थी। इस प्रकार ये एनक्लेव की समस्या जन्म ले गई, और कालांतर में ये इतनी बड़ी समस्या बन गई कि इसका समाधान करना अनिवार्य हो गया। बच्चों, सबसे पहली कोशिश एनक्लेव की समस्या को दूर करने की 1958 में प्रारंभ हुई। ये वही समय है जब बांग्लादेश नामक राष्ट्र नहीं हुआ करता था, बल्कि ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में विद्यमान था, अर्थात पाकिस्तान का ही एक भूभाग था। 1958 में भारत और पाकिस्तान ने कोशिश की इस एनक्लेव की समस्या को सुलझाया जाए, लेकिन इस ऐतिहासिक वार्ता के प्रारंभ होने के बाद भी इसकी कोई सफल परिणति नहीं हो सकी। और उसका कारण था कि भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का खराब होना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, और इसी कारण से इस एनक्लेव की समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। प्रारंभिक सहमति 1974 में बनी। हमने कहा कि 1971 में एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बन चुका था, और इसके निर्माण में भारत की भूमिका रही थी। 1971 में जब ये राष्ट्र बना तो इसमें भारत समर्थित ही एक सरकार बनी, और उसका नाम हमने बताया मुजीबुर रहमान की सरकार। और ये मुजीबुर रहमान की सरकार अवामी पार्टी से संबंधित थी, अवामी लीग से संबंधित थी, और इस लीग के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए प्रारंभिक सहमति 1974 में इस समझौते को लेकर हुई, और ये था भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 1974। इसमें ऐसे कुछ एनक्लेव्स को चिन्हित किया गया, लगभग 162 एनक्लेव्स को चिन्हित किया गया, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के आसपास वाले इलाके में मौजूद थे, और उनको एक दूसरे देश को आदान प्रदान करके इस समस्या को दूर करना था। बच्चों, 1974 में एक समझौता हो गया कि ये एनक्लेव्स आदान प्रदान करने हैं और इस समस्या से निजात पाना है। लेकिन हमारे संविधान में, भारत के संविधान के अनुसार हम किसी विदेशी भूभाग को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमारे किसी भूभाग को हम किसी दूसरे देश को सौंप नहीं सकते। इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भूभाग हम किसी दूसरे देश को सौंप दें। तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, और संविधान संशोधन के लिए हमें पूरी संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये निर्णय ले पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीच के कई दौर ऐसे आए जहां या तो सरकार के पास बहुमत नहीं था या फिर इच्छा शक्ति का अभाव था। बच्चों, 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पास कर दिया गया भारतीय संसद के द्वारा, और मोहर लगा दी गई इन एनक्लेव्स के आदान प्रदान के लिए। इस प्रकार भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 2015 के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता 2015 में हुआ, और इसके अंदर 162 एनक्लेव्स के आदान प्रदान को लेकर मोहर लग गई। इस प्रकार इनके हस्तांतरण पर सहमति बनी। इसमें कुल 111 भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए और 51 बांग्लादेश द्वारा भारत को सौंपे गए।
कुल 162, इनमें से 111 ऐसे एनक्लेव्स जो भारत ने बांग्लादेश को दिए, और कुछ कुल 51 ऐसे एनक्लेव्स जो बांग्लादेश ने भारत को जो बांग्लादेश ने भारत को सौंपे। बच्चों, एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, हस्तांतरण करने का मतलब क्या हुआ? क्या ये जमीन उठा के उखाड़ के दूसरे देश को दे दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से एक सीमा बन रही है और ये दोनों साइड में दो देश हैं, और यहाँ पर कुछ एनक्लेव इस वाले देश के हैं और कुछ एनक्लेव इस वाले देश के हैं, माना जाएगा कि यहाँ पर ये जो एनक्लेव ए देश के हैं, अर्थात ये वाले जो एनक्लेव्स ए देश के बने हुए हैं दूसरे देश में, बी देश में, उन एनक्लेव्स को इस बी देश को सौंप दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये पूरा की पूरा क्षेत्र बी देश की भूभाग में समाहित हो गया। और ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले जो एनक्लेव्स हैं, जो कि एक्चुअल में बी देश के थे, बांग्लादेश के थे, इन्हें मान लिया जाएगा कि ये अब ए देश के हो जाएंगे। इस प्रकार ये वाले एनक्लेव ऑटोमेटिकली इस देश में मिल जाएंगे। इस वाले क्षेत्र में कुल 51 ऐसे एनक्लेव्स थे जिन्हें भारत में सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात बांग्लादेश के 51 एनक्लेव जो भारतीय सीमा में थे वो अब भारत के हो गए। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी नागरिकों को अब भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, जिससे वो एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान उजागर कर सकेंगे। और इस वाले क्षेत्र में लगभग 111 ऐसे एनक्लेव्स थे जो भारत के थे, और अब वो इस बांग्लादेश वाले क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अब बांग्लादेश की नागरिकता मिल जाएगी। इस प्रकार इस ऐतिहासिक समझौते के द्वारा इस एनक्लेव की समस्या को सुलझा दिया गया, और दोनों सीमा के दोनों साइड रहने वाले लाखों लोगों की इस समस्या को आसानी से इस विकराल समस्या को सुलझा दिया गया। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता न केवल भारत और बांग्लादेश के संबंध में बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल के रूप में पेश हुआ। इसके बाद अब हम बांग्लादेश और भारत के बीच में होने वाले नदी जल विवादों की चर्चा करते हैं। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग चौवन लगभग 54 नदियां हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश में गुजर रही हैं, अर्थात कॉमन रिवर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 54 ऐसी रिवर्स हैं, लगभग 54 ऐसी नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं। इन नदियों को लेकर अक्सर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है कि इनके जल का प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा या बांग्लादेश करेगा। बच्चों, जब नदी का प्रवाह होता है तो उसमें दो तरह की स्थिति बनती है, एक उत्तरी बेसिन वाला क्षेत्र होता है और एक दक्षिणी बेसिन वाला क्षेत्र होता है। नदी के उत्तरी बेसिन वाले क्षेत्र और नदी के दक्षिणी बेसिन वाले क्षेत्र, क्योंकि भारत ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ से नदी होके जा रही है, तो भारतीय क्षेत्र कहलाता है उत्तरी बेसिन का क्षेत्र, और बांग्लादेश का क्षेत्र चूंकि डेल्टा बनाने वाला क्षेत्र है, इसलिए ये कहलाता है दक्षिणी बेसिन का क्षेत्र। तो ऐसे में भारत की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो बांग्लादेश तक जाने वाली इन नदियों के पानी को शेयर करे, बांग्लादेश के साथ शेयर करे। ऐसा नहीं हो कि पूरा की पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर ले और बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं रहे। इन विवादों के सुलझावे के लिए जब 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके एक साल के बाद ही एक नदी आयोग का गठन किया गया 1972 में, और इसे कहा जाने लगा भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग। इस नदी आयोग का दायित्व था कि इन सभी नदियों से संबंधित विवादों को एक एक करके सुलझाया जाए, और किस नदी में कितना पानी है उसकी टेक्निकली जांच की जाए, और कितना पानी किस देश को मिलना चाहिए, किस देश की आवश्यकताएं कितनी हैं, और किस आधार पर इस पानी का विभाजन होना चाहिए, उन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया 1972 में। बच्चों, अब हम कुछ भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले प्रमुख नदी जल विवादों की चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख नदी जल विवाद ऐसे हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बार बार सम्मिलित किए जाते हैं। कुल चार ऐसे
विवाद हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सामने आते हैं। सबसे पहला, गंगा नदी का विवाद। बच्चों, गंगा नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे गहरा विवाद था, और इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1975 में। सन 1975 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। भारत ने, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी नदियां भारत से गुजरकर बांग्लादेश की सीमा में जा रही हैं, और एक गंगा, एक मोटी नदी आपको दिख रही होगी, एक मोटा सा प्रवाह यहां पर दिख रहा है आपको, ये गंगा नदी का प्रवाह है जो भारत से होकर बांग्लादेश में गुजर रहा है। और इस गंगा नदी से एक वितरिका निकल रही है और उसका नाम है हुगली। ये एक वितरिका है नीचे की तरफ, और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ हुगली। ये गंगा नदी से निकलने वाली एक वितरिका है, गंगा की ही, और इसका नाम है हुगली नदी। और इस हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह, एक शहर भी है, कलकत्ता शहर, और इसी कलकत्ता शहर के पास में एक बंदरगाह बना हुआ है और उसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। और इस कलकत्ता बंदरगाह तक जो नदी का प्रवाह आ रहा है उसका नाम है हुगली नदी। और ये हुगली नदी सहायक एक वितरिका है किस नदी की? गंगा नदी की। बच्चों, इस कलकत्ता बंदरगाह में एक समस्या होती थी। एक बंदरगाह है और यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बार बार कचरा जम जाए। अगर यहाँ पर कचरा जम जाएगा, गाद बढ़ जाएगी, तो जहाजों का यहाँ पर प्रवेश रुक जाएगा। इसलिए इस बंदरगाह की सफाई करना आवश्यक हो जाता है। अगर इस बंदरगाह की भारत सरकार सफाई करना चाहती है तो भारत सरकार को चाहिए कि समय समय पर एक तेज प्रवाह के साथ में पानी को छोड़ा जाए और उस प्रवाह से ये सारी गंदगी साफ हो जाए। बच्चों, इस बंदरगाह की सफाई के लिए, इस गाद की समस्या से निपटने के लिए हुगली नदी के पानी को रोकने की भारत सरकार ने एक योजना बनाई 1975 में, और एक इसीलिए एक बांध का निर्माण किया, फरक्का बांध। इस फरक्का बांध का निर्माण किया गया हुगली नदी के पानी को रोककर, जो कि गंगा नदी की वितरिका थी। अब अगर भारत सरकार फरक्का बांध का निर्माण कराएगी और इसके माध्यम से हुगली नदी के पानी को रोकेगी, तो हुगली नदी के कारण गंगा के पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा और बांग्लादेश तक जाने वाले गंगा के पानी में कुछ कमी आ जाएगी। अर्थात बांग्लादेश को इस बांध के निर्माण से समस्या होना लाजमी था। बच्चों, इससे पहले, फरक्का बांध के निर्माण से पहले गंगा नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं थे। जब भारत ने फरक्का बांध का निर्माण कर लिया तो इस बांध के निर्माण से पानी का जो नेचुरल फ्लो था, प्राकृतिक प्रवाह था, वो अवरुद्ध हुआ, और इस अवरुद्ध होने के कारण भारत बांग्लादेश ने चिंता जाहिर की। कई समय तक इस कोशिश में दोनों सरकारें लगी रही कि इस विवाद का सुलझावा कर दिया जाए। अंततः सहमति बनी 1996 में। 1975 में ये विवाद प्रारंभ हुआ फरक्का बांध के निर्माण से, और ये विवाद समाप्त हुआ 1996 में, जब संयुक्त नदी आयोग के प्रस्ताव पर 1996 में दोनों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करे, और उसे गंगा नदी का समझौता कहा जाता है, जो कि 1996 में दोनों देशों में समझौता हुआ। और इस समझौते में कहा गया कि गंगा नदी का पानी भारत और बांग्लादेश में 50% के आधार पर बांटा जाएगा। 50% के आधार पर गंगा नदी का पानी दोनों देशों में बांटा जाएगा। जब ये डिसीजन हो गया, जब ये निर्णय हो गया, तो बांग्लादेश शांत हो गया। गंगा नदी के जो प्रवाह अवरुद्ध हुआ गंगा नदी का, उसको लेकर जो समस्या बनी, उन सभी पे बांग्लादेश को सहमति हुई, शांति मिली, और उसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए गंगा नदी का जो विवाद था वो सुलझ गया। तो इस प्रकार 1975 से गंगा नदी का विवाद प्रारंभ हुआ, 1996 में जाकर गंगा नदी का विवाद समाप्त हो गया। दूसरा विवाद नदी जल विवादों में आता है तीस्ता नदी को लेकर। दूसरा विवाद आता है तीस्ता नदी के जल को लेकर। बच्चों, अगर नदी जल विवाद से संबंधित प्रश्न आता है
तो तीस्ता नदी का विवाद एक ऐसा विवाद है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हमेशा कटुता पैदा करता रहा है। अनेकों प्रयासों के बाद भी तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में सॉल्व नहीं हो पाया। ये आप देखें, मैप में आपको दिख रहा है, ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर आ रही है और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर रही है। ये है तीस्ता नदी। और इस नदी का जो प्रवाह है, इस नदी का प्रवाह भारत उत्तरी बेसिन में आता है और दक्षिणी बेसिन बांग्लादेश को मिलता है। इस प्रकार तीस्ता नदी भारत के अर्थात उत्तरी बेसिन से प्रारंभ होकर दक्षिणी बेसिन अर्थात बांग्लादेश में चली जाती है। अब समस्या आती है कि तीस्ता का पानी कौन इस्तेमाल करेगा। बच्चों, आप देखें, तीस्ता नदी सिक्किम से प्रारंभ हुई और इसके सिक्किम के नीचे ये जो एक क्षेत्र है बांग्लादेश में जाने से पहले एक और राज्य यहां पर आ रहा है और ये राज्य है वेस्ट बंगाल। यहां पर एक राज्य है और इसका नाम है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। सिक्किम से नदी निकली, पश्चिम बंगाल में पहुंची और वहां से ये नदी बांग्लादेश में चली गई। इस प्रकार इस बांग्लादेश से जाने से पहले ये नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से गुजर रही है। दोस्तों, यही एक विवाद की जड़ बन गई। कई बार कोशिश हुई, 1983 में पहली इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई 1983 में। 1983 में कोशिश हुई और उसमें दोनों देशों ने सहमति बनाई कि इस नदी का पानी इस आधार पर बांटा जाएगा कि अगर मैं इस वाले कॉलम को बोलूं भारत का कॉलम और इधर बोलूं बांग्लादेश, और ये हम बोल सकते हैं नदी का स्वयं का पारिस्थितिक तंत्र। अर्थात नदी में भी कई वन्य जीव रहते हैं, कई कई जीव जंतु रहते हैं जैसे कि मगरमच्छ, और या फिर नदी का खुद का इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, उसके लिए भी पानी छोड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान ही पूरा पानी इस्तेमाल कर लें और नदी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ें। तो दोनों देशों ने सहमति बनाई 1983 में कि भारत इस नदी का लगभग 39% पानी इस्तेमाल करेगा, बांग्लादेश इस नदी का लगभग 36% पानी इस्तेमाल करेगा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 25% पानी दोनों देशों के द्वारा शेष छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार एक सहमति 1983 में बन गई, लेकिन उस समय पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए ज्यादा बड़ा विवाद नहीं बना। कालांतर में देखा गया कि पानी को लेकर समस्या आने लगी, जलवायु परिवर्तन के कारण और कुछ दूसरे कारणों से पानी का उपभोग बढ़ने के कारण इस नदी में के प्रवाह में कमी होने लगी और आवश्यकताएं दोनों देशों की बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों ही देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। जब ऐसी परिस्थितियां बनने लगी तो दोनों देशों को महसूस हुआ कि इस 1983 के समझौते में संशोधन करना होगा और ये जो 25% पानी यहाँ पर छोड़ा हुआ है उसे कम करना होगा। अब दोनों देशों ने माना कि इसे 20% कर देते हैं और इस 39% को बढ़ाकर 42.5% किया जा सकता है और बांग्लादेश के प्रतिशत को बढ़ाकर 37.5% कर दिया जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही देशों ने एक नई सहमति बनाई 2011 में। ये जो सहमति बनी 2011 में बनी, 2011 में दोनों देशों ने डिसाइड किया कि 42.5% पानी भारत इस्तेमाल करेगा, 37.5% पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 20% पानी छोड़ दिया जाएगा। बच्चों, ये एक अंतरिम समझौता रहा दोनों देशों के बीच में। जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकल जाता तब तक दोनों देशों ने इसे एक समझौते के रूप में शामिल किया। लेकिन बच्चों, इस समझौते के बाद भी दोनों देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी और साथ ही इस समझौते का विरोध किया गया एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि भारत को कहीं अधिक इससे लाभ मिलना चाहिए था। भारत को पूरा की पूरा ये जो 5% पानी आपने कम किया इसका लाभ सिर्फ भारत को मिलना चाहिए था, बांग्लादेश को नहीं, क्योंकि भारत उत्तरी बेसिन का राष्ट्र है और उत्तरी बेसिन वाले राष्ट्र को इस तीस्ता नदी में अधिक पानी मिलना चाहिए और पश्चिम बंगाल की आवश्यकता भी अधिक है, इसलिए भी तीस्ता नदी का पानी पश्चिम बंगाल को मिलना चाहिए।
इसी कारण से ये समझौता एक इंतरिम समझौते के रूप में ही रखा गया, कोई परमानेंट समझौता नहीं बन सका। 2013 में फिर से एक कोशिश हुई इस तीस्ता नदी के पानी को डिवाइड करने की, और ऐसा कहा गया कि जो 20% पानी हमने छोड़ा इससे छोड़ देते हैं और 50-50 भाग में ही, अर्थात आधा पानी बांग्लादेश इस्तेमाल कर ले और आधा पानी भारत इस्तेमाल कर ले। ऐसी एक कोशिश हुई भारत के केंद्र सरकार की और बांग्लादेश की सत्तारूढ़ दल की। दोनों देशों ने एक सहमति बनाई कि 50-50 के भाग में इस पानी का विभाजन कर लिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बांग्लादेश को पूरा पानी कैसे मिल सकता है, भारत के बराबर पानी कैसे मिल सकता है। उनके सुझाव के अनुसार ये समझौता एकदम सही नहीं है, और इसी कारण से तीस्ता नदी का जल विवाद जो है आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है, और अभी तक भी भारत और बांग्लादेश के अंदर एक खटास इस समस्या को लेकर रहती है, विशेषतः बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वह चाहता है कि तीस्ता नदी के जल विवाद का जल्दी से सुलझावा किया जाए और बांग्लादेश को उसकी आवश्यकता के अनुरूप तीस्ता नदी का पानी मिल सके। बच्चों, तीसरा जो नदी जल विवाद है वो है बराक नदी के जल के विवाद को लेकर। बराक नदी के जल के विवाद को लेकर, बराक नदी उत्तरी पूर्वी राष्ट्रों से, यहाँ मणिपुर, ये देखें आप, बराक नदी मैप में दिखाई दे रही है, यहाँ से निकल कर जाती है और ये इस प्रकार यहाँ से निकल कर जाती है और ये एक मेघना के रूप में बांग्लादेश में समाहित हो जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर, नागालैंड के पास से ये नदी निकलती है और इस प्रकार ये बढ़ते हुए और ये नीचे बांग्लादेश में चली जाती है। बराक नदी का पानी भी एक जल विवाद का विषय बन गया दोनों देशों के बीच में, जब भारत ने एक परियोजना पर कार्य करना प्रारंभ किया और उस परियोजना का नाम था तिपाई मुख जल बांध परियोजना। भारत ने तिपाई मुख जल परियोजना, जो कि इस बराक नदी पर स्थित है, भारत ने मणिपुर के में तिपाई मुख एक बांध, तिपाई मुख जगह पर एक बांध बनाना प्रारंभ कर दिया और इस बांध से इस बराक नदी के पानी को रोका गया। भारत का मानना था कि इस तिपाई मुख जल बांध से लगभग 1500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाई जा सकती है। लगभग 1500 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है बराक नदी पर इस बांध को बनाकर। इसलिए भारत ने तिपाई मुख जल बांध बनाया, लेकिन इसका विरोध किया गया बांग्लादेश के द्वारा। जैसा हमने गंगा नदी के विवाद में देखा था, भारत ने फरक्का बांध बनाया था हुगली नदी के पानी को रोककर, और उसके पानी रोकने के कारण उस नदी के नेचुरल प्रवाह में, जो उसका प्राकृतिक प्रवाह था, उसमें कमी आई और बांग्लादेश को उससे समस्या हुई। बिल्कुल यही समस्या बराक नदी के साथ है। भारत ने यहां पर तिपाई मुख जल बांध बनाया है, इस बार उद्देश्य जल विद्युत का उत्पादन करना है, लेकिन इससे इस नदी के नेचुरल प्रवाह में, इसके प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट आएगी और इसी से बांग्लादेश को समस्या होती है। इस विवाद का भी सुलझावा काफी हद तक हो गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बनाई है दोनों देशों ने कि अगर तिपाई मुख जलबांध बन जाता है और इससे 1500 मेगावाट की बिजली बनती है तो इसका उपयोग दोनों राष्ट्र मिलकर कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में बांग्लादेश भारत से विद्युत का आयात करता है और अगर ये जलबांध बन जाता है तो इससे भारत और बांग्लादेश दोनों को फायदा होगा। इस प्रकार बराक नदी के जल विवाद को भी काफी हद तक विराम मिल गया है। अगर तीनों अभी तक के तीनों विवादों में से हम देखें तो गंगा नदी का विवाद सॉल्व हो गया है, बराक नदी का विवाद भी काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, एक तीस्ता नदी का जल विवाद है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और एक फेनी नदी का जल विवाद है जो अभी करंट न्यूज में था। हाल ही में इस विवाद को सॉल्व किया गया नवंबर 2019 में फेनी नदी के जल विवाद को सॉल्व कर लिया गया। बच्चों, फेनी नदी त्रिपुरा जिले से निकलकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यहां से मैप में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, त्रिपुरा से ये नदी निकलती है और त्रिपुरा से निकलकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, त्रिपुरा से निकलकर ये नदी बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है और यहाँ से निकलने के बाद
बांग्लादेश में जाती है। लेकिन समस्या आती है कि त्रिपुरा का एक जिला, दक्षिणी त्रिपुरा जिला, वहां पर इस नदी के पानी को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया जाता है और बांग्लादेश पहुंचने से पहले, बांग्लादेशी नदी पहुंचे उससे पहले इस नदी के पूरे पानी को, अधिकांश पानी का दोहन दक्षिणी त्रिपुरा जिले के द्वारा कर लिया जाता है। बांग्लादेश द्वारा इस व्यवस्था का हमेशा से विरोध किया गया, क्योंकि फेनी नदी का पानी बांग्लादेश के लिए भी अति आवश्यक है। बांग्लादेश के लिए अति आवश्यक है और त्रिपुरा के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि त्रिपुरा में पेयजल की आपूर्ति, दक्षिण त्रिपुरा जिले में पेयजल की आपूर्ति इसी नदी के माध्यम से होती है। तो ये नदी दोनों ही भारत और बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन नवंबर 2019 में एक भारत समर्थित एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसमें बांग्लादेश ने सहमति जताई कि हाँ, दक्षिणी त्रिपुरा का ये जिला इस नदी के पानी का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार इस फेनी नदी के जल विवाद को भी विराम मिला और ये पूरा भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारत के दक्षिणी त्रिपुरा जिले को आवश्यकता थी इस जल की और बांग्लादेश ने इसमें सहानुभूति दर्शाई और इसमें इस विवाद को विराम दिलवाया, ये कहकर कि फेनी नदी के जल का प्रयोग दक्षिणी त्रिपुरा जिला कर सकता है। इस प्रकार हम नदी जल विवादों की जब चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि कुल 54 नदियां हैं ऐसी जो भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती हैं। उनमें से अधिकांश को लेकर विवाद बना रहता है और इन विवादों के सुलझावे के लिए 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था। और अभी अगर प्रोमिनेंट हम लोग अगर बात करें चर्चित विवाद कौन से हैं, तो गंगा नदी का विवाद, जो कि 1975 में प्रारंभ हुआ, 1996 में 50-50% के आधार पर इस विवाद को विराम दे दिया गया। तीस्ता नदी का जल विवाद, कई बार कोशिश करने के बाद भी इस विवाद को विराम नहीं दे पाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो इस विवाद को सॉल्व नहीं होने दे पाती है। बराक नदी के विवाद के बारे में हमने बताया कि बांध के निर्माण की आशंका के चलते विवाद गहराने लगा था और जब बात की गई कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस बांध से लाभान्वित होंगे तो बराक नदी का विवाद भी काफी हद तक खत्म हो गया। फेनी नदी के जल विवाद को लेकर समस्या थी जो नवंबर 2019 में सॉल्व हो गई। बांग्लादेश ने इसमें सहानुभूति दर्शाई और भारत को इस फेनी नदी के जल प्रयोग की अनुमति दे दी। इस प्रकार ये नदी जल विवाद का चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ और भी मुद्दे हैं जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या। ये रोहिंग्या शरणार्थी मुस्लिम समुदाय से संबंधित वो लोग हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के पास रहते हैं। म्यांमार में एक जगह है रेखाइन प्रांत। ये रेखाइन प्रांत, यहां पर अगर बांग्लादेश है और यहां पर ये म्यांमार है, तो म्यांमार का ये रेखाइन प्रांत बांग्लादेश के पास स्थित है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता हुआ ये रेखाइन प्रांत है। बच्चों, म्यांमार में जो मेजर, जो एक हम बोल सकते हैं बहुमत वाला एक जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है और रेखाइन प्रांत में जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। बांग्लादेश में अधिकांश जो जनसंख्या है वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित जनसंख्या है। इस प्रकार बांग्लादेश को इस रेखाइन प्रांत में रहने वाले मुसलमानों से सहानुभूति है, जबकि म्यांमार नहीं चाहता है कि ये रेखाइन प्रांत में रहने वाले मुसलमान यहां पर रहें। और इसी कारण अभी कुछ समय पहले देखा गया कि म्यांमार में बुद्ध लोग और इस मुस्लिम धर्म के लोगों में इन रोहिंग्या, मुस्लिम धर्म के ये लोग रोहिंग्या यहाँ पर कहलाते हैं, रोहिंग्या और बुद्ध धर्म के लोगों में यहाँ पर क्लैशेस हुए और इस क्लैशेस के कारण, इस लड़ाई झगड़े हिंसात्मक गतिविधियों के कारण बहुत सारे मुसलमान यहाँ से भागकर या तो बांग्लादेश में आने लगे और बांग्लादेश के बाद इस पोरस बॉर्डर जिसकी चर्चा हमने की वहां से घुसकर वो भारतीय सीमा में घुसने लगे। बच्चों, ये एक विकराल समस्या के रूप में सामने आया क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी समस्या भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आतंकवाद का भी समय इस समय बढ़ रहा था, आईएसआईएस की प्रेजेंस बांग्लादेश में हो गई थी। यही वो समय है कि रोहिंग्या के बहाने हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियां भी भारत में प्रवेश ले लें। और दूसरी वजह यह भी है कि हमने कहा भारत के पास संसाधन इतने नहीं है, ऐसे में अगर रोहिंग्या शरणार्थी भारत में बड़े पैमाने पर घुसेंगे तो भारत को एक समस्या होगी। यही एक बड़ी समस्या भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बनकर सामने आई। इस समस्या का समाधान इस प्रकार हुआ कि
भारत बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की कि भारत इन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार में पहुंचाने की कोशिश करे, और भारत ने पेशकश की कि भारत इन रोहिंग्याओं को फिर से म्यांमार में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा और उनके लिए कुछ सामग्रियां भी उपलब्ध करवाएगा, उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी करेगा, मकान बनाने का कार्य करेगा, विकासात्मक कार्य क्रियाकलापों में भारत शामिल रहेगा। इस प्रकार इस विवाद को विराम मिला। दूसरा, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत ने अभी हाल में पास किया। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ और उसमें पड़ोसी राष्ट्रों की मुस्लिम संप्रदाय को नागरिकता देने से इनकार किया गया कुछ विशेष शर्तों के साथ में। इस प्रकार एक संप्रदाय विशेष के साथ, एक समुदाय विशेष, धर्म आधारित समुदाय विशेष के साथ पक्षपात की भावना यहाँ पर देखने को मिली। बांग्लादेश ने भारत की इस नागरिकता संशोधन अधिनियम की भर्त्सना की, उसको एक गलत एक एक्टिविटी बताया और उसने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, अच्छी समझ रही है, और इस प्रकार के अधिनियम से भारत की पंथ निरपेक्ष भावना पर ठोस पहुंचती है और ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों को खराब कर सकता है। इस प्रकार इस संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम से भारत और बांग्लादेश संबंधों में थोड़ी सी गिरावट सामने आई। बच्चों, मोटे तौर पर अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश संबंधों के बारे में, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, कौन से विवाद अभी सुलझा लिए गए हैं और कौन से विवाद अभी सुलझाने बाकी हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो लगभग अवामी लीग वो दल है जो बांग्लादेश में सत्ता में रहा है अधिकांश समय तक, और इसी कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध अधिकांश समय अच्छे रहे हैं। ज्यादातर विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है वो या तो नदी जल विवाद है या सीमा से संबंधित विवाद है, और उनमें से अधिकांश विवादों का सुलझावा इस प्रकार किया गया है कि जो जो जगह, जिस जिस जगह भारत और बांग्लादेश की सीमा में पोरोसिटी है, जहां जहां पर पोरस है, वहां पर चेक पोस्ट बनाए जाएं और लेजर बीम के थ्रू उन जगहों की निगरानी रखी जाए, उस जगह से होने वाली आवाजाही की निगरानी रखी जाए, जिससे भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों में कोई नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार हमेशा सकारात्मक रुख बनाने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार नदी जल विवाद जितने भी उनमें से अधिकांश को सुलझा लिया गया है, एक कुछ नदी विवाद जो बड़े हैं उनको सुलझाना बाकी है। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश संबंध प्रारंभ से ही मधुर रहे हैं और मधुर, हमेशा से मधुरता की ओर ही अग्रसर हैं। इसी निष्कर्ष के साथ मैं इस टॉपिक को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि भारत और बांग्लादेश से संबंधित ये क्लास आपको यूजफुल लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं, और अगर आप प्लस कोर्स यहाँ पर ले लेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। और हमने बताया बंसल 10 कोड वो कोड है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए, इससे आपको फायदा होता है। एक तो फायदा 10% आपको डिस्काउंट मिलता है इस कोड का यूज करके, BANSAL10 बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और साथ में आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार प्लस कोर्स अनअकैडमी का लीजिए, 12 महीने का लीजिए, 24 महीने का लीजिए, और उसमें इस कोड का यूज़ करिए और हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होइए, जिससे हम आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें, आपको अच्छे से बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। क्योंकि अभी बांग्लादेश से संबंधित जो हमने मुद्दे की चर्चा की उनसे कई सारे प्रश्न बनने की संभावना है। उन सारे प्रश्नों का जिक्र करना इस प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हम इस उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं उन प्रश्नों के आधार पर। तो आप जल्दी से प्लस कोर्स अनअकैडमी का परचेज करें और हमसे जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हम आने वाले लेक्चर्स को भी आप आसानी से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।